टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके थे, है ना। मतलब प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पूरे डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आदि ऐतिहासिक काल को शुरू करते हैं, है ना। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्व ही है। पुरातात्विक स्रोत ही के मदद से ही हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान पाते हैं, है ना। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ चीज़ तो हम लोग को मिला हुआ है ना। मतलब लिखित चीज़ मिला है, मतलब पत्थर जो था उस पे लिखा हुआ, है ना, वो सब तो मिला है। बर्तन ये सब पे भी कुछ-कुछ लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ है ना इस काल का, आदि ऐतिहासिक काल का। लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक, है ना। चलिए, तो कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुआ है वो सिर्फ सामानों के मदद से हुआ। पुरातात्विक सामानों के, पुरातात्विक वस्तु मतलब खुदाई के दौरान से या कुछ भी जो भी वस्तु कोई भी सामान मिला है ना उसको पुरातात्विक बोला जाता है ना। तो पुरातात्विक जो है मतलब जो विद्वान जो है कह सकते हैं, है ना, जो इन सब के बारे में जानते हैं लिखते हैं, है ना। तो पुरातात्विक जो है वो इस वक्त के सामानों के मदद से, है ना, हम लोगों को आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को बताए हैं, है ना, सामानों की मदद से, मतलब पुरातात्विक स्रोतों के मदद से, है ना। चलिए, तो ये जो हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है ना हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। मतलब आदि ऐतिहासिक काल जो है ना इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। तो अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि प्राक ऐतिहासिक काल, तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़े थे? पाषाण काल को पढ़े थे, है ना। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को अब शुरू करते एकदम अच्छी तरह से। यह भारत की सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में जाने जाती है और है भी। सबसे प्राचीन सभ्यता है ही। देखिए, पूरी दुनिया में सभ्यता का मतलब जान लीजिए। सभ्यता मतलब सभ्य लोग, है ना। सभ्य लोग का मतलब बात विचार करने का अच्छा तरीका हो, है ना। ऐसा नहीं कि बात करते करते गाली ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब बात करने को एकदम अच्छी तरीक़ा से बात करता हो। उसके बाद सब कुछ का घर, रहन-सहन ये सब पूरे तरीके से हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो। इसी को सभ्य लोग बोला जाता है, सभ्यता बोला जाता है, सभ्य लोग बोला जाता है ना। तो सभ्य लोग क्या होता है कि सभी लोगों का विकास भारत में तो सबसे पहले अगर हुआ है तो वो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है कि नहीं? लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले सब लोगों का विकास या सब लोगों को देखा गया है तो वो मेसोपोटामिया में देखा गया है, ठीक है। लेकिन वो लोग जीते कैसे थे या रहते कैसे थे? तो वो लोग गाँव के की तरह रहते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे, है ना। इसलिए उसको ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। और उसको दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कहा गया है, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि शहरी सभ्यता के रूप में अगर जाना जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहला और या सबसे पुराना कह दो, है ना, जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। और हम लोग का ये हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो ये शहरी सभ्यता है। और हम लोगों को कैसे पता चला कि वो शहरी सभ्यता हम लोग का है? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए, साक्ष्य मतलब सामानों की मदद से हम लोग को पता चला कि हाँ ये शहरी सभ्यता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता है। हम लोग है ना जो इसके पूर्व भारतीय इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। जो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को पता नहीं चला था, है ना। तो इससे पहले हम लोग है ना सबसे प्राचीन सभ्यता में वैदिक सभ्यता को ही पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है ना, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। मतलब इसके जस्ट बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को शुरू कर देंगे, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वैदिक सभ्यता को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, उत्खनन के बाद पता चला कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। खुदाई-वुदाई के बाद पता चला, खुदाई में जैसे कोई सामान मिला, सामान को देखा गया कि कितना दिन पुराना है ना। वही कार्बन 40 विधि या और भी विधि के द्वारा पता लगाया गया कि वो कितना पुराना है। तो पता चला कि ये वैदिक सभ्यता से भी ये पुराना है ना। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पहले पढ़ते हैं और इतना पुराना निकला कि पूरी दुनिया में सबसे पहले ये पुराना सबसे पहला ही निकल गया है, लेकिन शहरी जीवन के हिसाब से, ठीक है। मतलब शहरी सभ्यता के शहरी सभ्यता के रूप में ये सबसे पहला निकल गया है ना।
चलिए, इस सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले 1826 ईस्वी में, है ना, हड़प्पा नामक स्थल से चार्ल्स मैसन को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसे कि चार्ल्स मैसन जो है उसको, है ना, हड़प्पा नगर से, हड़प्पा एक गांव था ना, कह सकते हैं गांव का दो, या कह दीजिए कि एक कोई शहर था, है ना, तो वहाँ से कहा हुआ कि चार्ल्स मैसन को कुछ साक्ष्य मिला। ठीक, इसी तरह वहाँ से कुछ सबसे पहले साक्ष्य मिलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नगर से सबसे पहले साक्ष्य किसको मिला, तो चार्ल्स मैसन को मिला। मतलब जो हड़प्पा नगर है ना, या शहर है ना, तो वहाँ से सबसे पहले 1826 ईसा पूर्व ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को कुछ मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना, हड़प्पा के समय का कुछ लिखा हुआ चीज़ मिला, मतलब लिखित साक्ष्य मिला, वहाँ से लिखा हुआ कोई चीज़ मिला। ठीक है ना। लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन मतलब रेलवे जो पटरी है उसका निर्माण किया जा रहा था। तो वहाँ के ठेकेदार जो लोग थे, है ना, एक इसी तरह आसपास जो ईंटा, बहुत ज़्यादा ईंट थी, मतलब कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही वो घरों में का ईंट था वो, है ना, लेकिन ये लोग अनजान था उससे, क्या इसको पता नहीं था, तो उसी ईंट का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अपने पटरी में बिछाने का इस्तेमाल करते, बहुत ये लोग बर्बादी कर दिए। फिर भी है ना कि ब्रिटेन बंधु मतलब जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन को कुछ असाधारण ईंटा जब मिला वहाँ से, है ना, तो क्या किया कि उसको दिखाया, या वहाँ के जो भी सरकार रहे होंगे उसको दिखाएं कि ये देखिए असाधारण ईंट है ना। तब सरकार ने 1857 ईस्वी में, कब, 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान मतलब इसको रिसर्च करने के लिए, है ना, नियुक्त किया था। कि अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला कि आप जाइए और पूरा को अब रिसर्च कीजिए कि ये क्या है, ये कहाँ से इतना ईंटा मिल रहा है कि नहीं। गांव वाले का भी नहीं है कह सकते हैं, मतलब जो आसपास का जो भी शहर है, जो भी शहर था या गांव का दीजिए, है ना, तो वहाँ के लोगों का भी ये नहीं है और किसी का है ही नहीं, तो ये ईंटा कहाँ से आ रहा हुई, ऐसा ईंटा इतना बड़ा इतना मजबूत ईंटा कहाँ से ये आ रहा है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम उसका जांच पड़ताल किए। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, है ना, कि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में, है ना, चार्ल्स मैसन को कुछ ईंट प्राप्त हुआ, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1853 ईस्वी में हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम को लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिला, मतलब उसको मान लेते पत्थर मिला होगा, उस पर कुछ लिखा होगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रिटेन बंधु मतलब एक जॉन ब्रिटेन और दूसरा विलियम ब्रिटेन, उसको भी कुछ असाधारण ईंटा प्राप्त हुआ, है ना। इसके लिए सरकार जो थे वो 1857 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को ये सब जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके महानिर्देशक मतलब कह सकते हैं जनरल डायरेक्टर सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, तो इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा कि 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा नामक जो स्थल था, है ना, उसका खुदाई किया गया था। तो ये हड़प्पा स्थल का खुदाई कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। ठीक है, हड़प्पा नामक नगर का खुदाई कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप इस नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुआ था और किसने किया था, तो ये दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों को, है ना, इस नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो अनेक नाम है ना, तो वो नाम कैसे पड़ा, इन सब के बारे में जान लेते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में विभिन्न मत दिया गया है, अलग अलग विचार दिया गया है। ठीक है, जैसे जैसे जान लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। इस सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह नाम रख दिया गया, है ना। सर जॉन मार्शल ने 1924 में, कौन, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में यह नाम दिया था। कौन सा नाम है ये, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया और कब दिया, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल ने और 1924 में दिए थे। ठीक है,
सिंधु घाटी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो भी शहर मिला है या हड़प्पा सभ्यता का मतलब जो भी शहर मिला है, और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो नगर, हड़प्पा खुद में एक शहर है ना, ये सब जो मिला है ना, ये सब का कहीं ना कहीं से जुड़ाव सिंधु नदी से है। सिंधु नदी से, सिंधु नदी से ही, नदी के डायरेक्ट ये पास है ये सब जो शहर मिला है। नहीं तो सिंधु नदी के जो भी सहायक नदी होगा उसके ये पास है ना। इसलिए इसलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता होगा, क्योंकि ये सिंधु नदी से सबका जुड़ाव है। सब कहीं ना कहीं से सिंधु नदी के पास ही है, सब जो भी शहर है कि नहीं। देखिए सिंपल सा बात समझिए, पहले के समय में क्या होता होगा, अभी के समय तक कहीं भी कल उल ये सब चापाकल कर सकते हैं, हैंडपंप कहीं भी गिराया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले के समय में तो ये सब चापाकल ये सब नहीं होता होगा ना। तो इसके लिए तो आदमी घर जो बनाएगा वो नदी के पास ही ना बनाएगा, ताकि उसको पानी पीने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पानी के लिए उसको कोई उसको दिक्कत ना हो। लेकिन अब के समय तो आदमी कहीं भी घर बना लेता है, क्योंकि कहीं भी वो कल कल को लगवा लेता है, गड़वा लेता है ना, तो आसानी से कहीं भी उसको पानी मिल जाता है, इसलिए अब नहीं सोचते। लेकिन पहले के समय में तो पानी के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उसको पानी चाहिए, सब आदमी को पानी चाहिए, इसलिए वो नदी के किनारे ही रहते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा जान गए। अब हम लोग जान लेते हैं इसको मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा इसका नाम क्या है, मेलुहा सभ्यता भी इसको बोला जाता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो है वो वर्तमान में इराक में है। सिंधु नदी घाटी को मेलुहा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु का प्राचीन नाम मेलुहा भी है, ठीक है, इसीलिए इसको मेलुहा की सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, जो सिंधु नदी है ना, इसका प्राचीन नाम मेलुहा है, इसलिए इसको मेलुहा भी कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, है ना। और जो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया है ना, वहाँ के लोग जो थे वो सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहते थे। ठीक है, और सिंधु का प्राचीन नाम भी मेलुहा है, इसलिए इसको मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे, परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को परस्पर, इस सभ्यता को, है ना, इस सभ्यता को परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इस काल में धातु का औजार अधिक प्रचलन था, लेकिन पत्थरों का औजार तो पहले से चलता ही आ रहा था, है ना, इसलिए दोनों को मिलाकर इस सभ्यता, इसको, है ना, परस्पर मतलब मिला हुआ परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो परस्पर धातुयुगीन सभ्यता क्या होता है, आप कहीं पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानते हैं ना वही तो है ये परस्पर धातुयुगीन सभ्यता, उसी का ये नाम है ना, हड़प्पा सभ्यता का ही का ये नाम है। ठीक है, इसका और भी नाम देख लीजिए, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी का नाम है। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक है ना कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसी काल में कांसा का खोज हुआ था। कांसा एक ब्रोंज है ना, ब्रोंज मेडल मिलता है ना, उसी तरह वही ना, तो कांसा का बहुत मतलब कह सकते हैं इसमें खोज हुआ था इस काल में, और उसके बाद तांबा के बाद हुआ था, है ना, तांबा का ताम्रपाषाण काल में हुआ था, मतलब नवपाषाण काल के बाद हुआ था, है ना। उसी तरह इसमें आदित्य काल में ही ब्रोंज का कांसा खोज हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे वो लोग बहुत इसका कांसा का, तांबा से ज़्यादा ही कांसा का ये लोग इस्तेमाल करते थे, है ना, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। यह वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम है, मतलब अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में जो नाम है ना वो हड़प्पा सभ्यता ही है। क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार किसी भी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तारित हो जाता है, तब उसका नाम उसी स्थल पर रखा जाता है जिसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिली हो। इस देखिए इस सभ्यता में तो बहुत सारे शहरों मिले हैं, लगभग 2000 कह सकते हैं, 2000 से भी ज़्यादा इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता में जो भी शहर थे वो शहर मिले, है कि। लेकिन सबसे पहला जो शहर का खुदाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता का हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, हड़प्पा शहर का हुआ था, हड़प्पा नामक एक शहर था, उसमें खुदाई हुआ था। उसके बाद बहुत सा शहरों में, है ना, हुआ था, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, है ना, गुजरात में बहुत ज़्यादा हुआ, है ना, हरियाणा में, पंजाब में, इन सब एरिया में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है ना, शहरों का खुदाई हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये हड़प्पा में हुआ था, जो पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में एक हड़प्पा नामक जगह है, तो वहीं पे हुआ था, है ना, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का, है ना, हड़प्पा सभ्यता बोले या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोले या धातु युगीन सभ्यता बोले या
कांस्य युगीन सभ्यता बोले या मिलुआ सभ्यता बोले, सब सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग इस सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में माना गया है ना, जिनको उपयुक्त रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसका पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसके निर्माता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में विद्वानों में एक समान मत नहीं है, मतलब एक विचार नहीं। विद्वान लोग का, सब विद्वान लोग का एक कहना नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन है। भाषा विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति विज्ञान न पुरातत्व स्रोत के आधार पर विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, मतलब अपना अपना विचार बताए। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे या निर्माता थे वो सुमेरियन थे। उसी तरह मार्टिमर व्हीलर भी बोलते हैं कि सुमेरियन थे। राखाल दास बनर्जी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे वो द्रविड़ थे। ठीक है, डॉक्टर गुहा बोलते हैं कि मंगोल के जो लोग थे वो लोग हड़प्पा सभ्यता के जनक थे। ठीक है, सर्वमान्य मत मतलब ज़्यादा वैज्ञानिक का मत है, का विचार है कि इसके जो जनक है वो द्रविड़ है। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक है वो विदेशी नहीं बल्कि भारतीय ही थे। ठीक है, देखिए अब हम लोग काल के बारे में, काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में जान लिए, उसमें भी अच्छा कोई मतलब सब विद्वान लोग का एक मत नहीं था, है ना। उसी तरह काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है, मतलब जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है उसी प्रकार, है ना, उसी तरह काल निर्धारण में भी विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग अलग विचार है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे पढ़े कि उसका निर्माता है तो कोई कह रहा है कुछ और, कोई कह रहा है कुछ और। उसी तरह काल निर्धारण में भी, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में भी ना सब विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, एम व्हीलर बोलते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी के बीच हुआ था। ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2500 से 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, अब सर्वमान्य मत मतलब ज़्यादा विद्वानों का जो मत है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 से 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का काल को बताया गया है। ठीक है, ये सर्वमान्य मतलब ज़्यादा विद्वानों का कहना यही है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को जान लेते हैं, मतलब देखने में वो मतलब कैसा था वो। ठीक है, तो इसके दो स्वरूप को देखा गया है। एक था कि ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। पुरातात्विक साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि इस काल में नगर निगम या नगर पालिका जैसे प्रशासनिक इकाई रहा होगा। ठीक है, दूसरा स्वरूप क्या है? शांति मूलक स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता शांति मूलक संस्कृति का उदाहरण है, क्योंकि अब तक 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हुआ है और किसी भी स्थल से युद्ध संबंधी हथियार नहीं मिला है ना। तो एक कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता था, और ये शांति मूलक भी सभ्यता था, मतलब दम ये शांति से मतलब शांति मूलक, शांति से ये लोग अपना जीवन को जीते होंगे, क्योंकि यहाँ से युद्ध का कोई भी सामान नहीं मिला है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना वो किस हिसाब से पूरा सेट था, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व के संदर्भ में एक नगरीय सभ्यता था। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, दो स्तरीय नगर था। जो यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 स्तरीय नगर था। इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग और निचला नगर 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना, मतलब इस सभ्यता का जो नगर था 2 भागों में बांटकर, है ना, बसाया गया था, एक दुर्ग और दूसरा निचला। ठीक है, दुर्ग मतलब ऊंचा। एक हड़प्पा सभ्यता का जो
हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना, वो 2 भागों में बाँट कर बनाया गया था। एक ऊँचा जगह पे था, एक नीचा जगह पे था। ऊँचा जगह पे जो एरिया जो था वो घेराबंदी था, मतलब वो किलाबंदी था, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, है ना? जिसको बोला गया दुर्ग। क्या बोला गया? दुर्ग। और निचले वाली जगह को बोला गया निचला नगर, ठीक है? तो ऊपर वाले को बोला गया दुर्ग और नीचे वाले को बोला गया निचला नगर। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो था ना, उसका नगर 2 भागों में बसाया गया था, ठीक है? एक दुर्ग नगर और दूसरा निचला नगर। समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है कि दुर्ग दुर्ग जो है, मतलब दुर्ग नगर, मतलब ऊंचा वाला जो नगर है, उसमें संपन्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है? और निचला नगर में मजदूर लोग और कृषि करने वाले लोग इस नगर में, निचला नगर में रहते थे, ठीक है? अधिकांश शहरों को घेराबंदी किया गया था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर देखा गया, लगभग सभी शहरों को देखा गया कि वो घेराबंदी था, ठीक है? लेकिन चुनहोदरो एकमात्र स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं की गई थी, ठीक है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर था, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक शहर था या नगर था जिसका घेराबंदी नहीं हुआ था? तो ये चुनहोदरो एक ऐसा शहर है जिसका घेराबंदी नहीं की गई थी, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का मतलब जितना भी इसमें शहर वहर मिला है ना, सारे को हम बोले हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा नगर बोलेंगे, मोहनजोदड़ो जो शहर, हड़प्पा नगर या शहर, हड़प्पा शहर बोलेंगे, या मोहनजोदड़ो नगर या मोहनजोदड़ो शहर बोलेंगे, चुनहोदरो बोलेंगे, कालीबंगा बोलेंगे, तो ये सब एक एक प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे तो ये सारे। तो अभी हम लोग सारे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन बाद में हम लोग एक एक को पकड़ पकड़ कर पढ़ेंगे। कभी हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ेंगे, कभी, है ना, चुनहोदरो शहर के बारे में पढ़ेंगे, कभी कालीबंगान शहर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़ेंगे। अलग-अलग एक-एक शहर को ले लेके पढ़ेंगे कि उसमें क्या-क्या खास बात हुआ, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जल प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? मतलब जल मतलब पानी के कैसे हिसाब से, किस हिसाब से वो मैनेज किया हुआ था, मतलब कि कैसे पानी घर में आएगा और कैसे पानी घर से निकलेगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंध की व्यवस्था उत्तम कोटि की थी, मतलब बहुत अच्छा था। इसका हड़प्पा सभ्यता का जल का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। स्वच्छता का, स्वच्छ पानी का, साफ पानी का आगमन और गंदे पानी की निकास के लिए नालियों का निर्माण किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। मतलब अच्छे पानी के लिए अलग और नाली और खराब पानी के लिए अलग। और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में देखा गया कि वहाँ में घर में नाली नाली के द्वारा गंदे पानी और अच्छे पानी, वो दोनों पानी घर के बाहर एक गली में जाते थे। गली के पाइप के द्वारा वो एक बड़ा सा हौज में जाते थे और उस हौज को हमेशा साफ भी करवाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे भी रहते थे वो, ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में जाने थे, है ना? हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश शहर देखा गया है वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ शहर को देखा गया, है ना? हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के अंतर्गत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई कच्ची ईंट से सड़कों का निर्माण किया गया था, है ना? जिससे शहर शतरंज बोर्ड की तरह दिखाई देता था, ठीक है? मुख्य शहरों की जो चौड़ाई थी, मेन जो शहर था उसका जो चौड़ाई था 9 मीटर था, ठीक है? और गली के शहरों की जो चौड़ाई थी वो मात्र 3 मीटर था, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था, है ना, याद तो हो ही जाएगा, है ना? 3 और 9, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन शहर था वो 9 मीटर था और गली का जो सड़क कह सकते जो था वो मात्र 3 मीटर था, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट का अनुपात बताया गया है वो 4:2:1, 4 का आधा 2, 2 का आधा, है ना? तो 4:2:1 हड़प्पा सभ्यता के ईंट का अनुपात बताया गया है, ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो भवन था ना, घर था ना, इसके बारे में जान लेते हैं। भवन निर्माण के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत भी निम्न तत्वों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है? देख लीजिए, पहला में क्या है? वृहद स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो से मिला है। वृहद माने बड़ा, स्नानागार मतलब नहाने की घर, स्नान मतलब नहाना, गार मतलब घर, बृहद माने बड़ा। बहुत बड़ा स्नानागार, नहाने का घर कह सकते हैं, ठीक है? यह मोहनजोदड़ो से मिला है। यह 39 नहीं, 39 फीट मतलब 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा था ये, और 8 फीट गहरा था।
मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था ना उसमें ना बड़ा-बड़ा स्नानागार देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ा जो था स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे देखने को मिला है? तो सबसे बड़ा स्नानागार देखने को मिला है तो वो मोहनजोदड़ो शहर से मिला। मोहनजोदड़ो जो नगर था वहाँ वहाँ का जो स्नानागार था वो इन शहरों में हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। ठीक है, कितना फीट था? तो ये 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्य के समय है ना और अधिकांश विद्वानों के अनुसार सार्वजनिक के समारोह के लिए है ना और मनोरंजन के लिए इसको खोला जाता था, इस बृहद स्नानागार को। ठीक है, इसके सतह पर है ना बिटुमिक इसके जो सतह है ना इसके सतह पर है ना बिटुमिन का लेप लगाया जाता है जिससे यह पक्की ईंट जैसा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के है ना हड़प्पा सभ्यता में ही अन्नागार को जान लेते हैं कि जैसे कि अभी हम लोग स्नानागार के बारे में जान लिए है ना, अब हम लोग अन्नागार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार तो ऐसे सारे जगह से लगभग मिले हैं लेकिन सबसे बड़ा कह सकते हैं अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी थी। ठीक है, ये अन्नागार मतलब भोजन का बड़ा घर, मतलब अनाज-वनाज रखने का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गोदाम टाइप है ना घर अन्नागार। ठीक है, ठीक है। अब गोदीबारा के बारे में, गोदीबारा को हम लोग बंदरगाह कहते हैं या इसको ही पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, गोदीबारा, बंदरगाह या पत्तन तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गोदीबारा, बंदरगाह, पत्तन। यह लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल जो एक शहर है, हड़प्पा एक शहर है, हड़प्पा सभ्यता है ना, उसी में एक लोथल शहर है ना? वहाँ से बंदरगाह मिला, वहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इस बंदरगाह से विदेशी जो थे ना, विदेशों से व्यापारिक संबंधों को देखा गया है। ठीक है, तो इस बंदरगाह से सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापारिक कार्य किया जाता था। इसी अ, बंदरगाह से मतलब लोथल, तो जो लोथल था उस लोथल जो शहर था उस शहर से है ना विदेशी जो लोग थे या विदेशों से ज़्यादा संबंधित थे। ठीक, अब हम लोग पुरोहित का आवास जान लेते हैं। यह भी मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार के पास ही मिला है ना, जिससे स्पष्ट होता है कि पुरोहित का जो स्थान था वो प्रथम था। ठीक है, सभा भवन भी मिला है ना, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला प्रशासनिक इकाइयों के रूप में है ना, अर्थात नगर निगम या नगर पालिका के रूप में है ना इसको माना गया है। मतलब सभा भवन मिला है तो हो सकता है कि नगर पालिका लोग या लोग सब सारे बड़े बड़े जो लोग होते होंगे वो बैठ के बात करते होंगे कि कैसे नगर को स्वच्छ ही रखा जाए या कुछ भी वो लोग है ना, उन लोग के लिए एक सभा मीटिंग रहा होगा, सभा करने के लिए एक घर था है ना, सभा भवन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था है ना, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, क्योंकि एक नगर में ही स्नानागार होता है, नहाने का एक कह सकते हैं बड़ा सा घर होता है, अन्नागार होता है, बंदरगाह, पुरोहित का आवास, सभा भवन। तो इन सब बातों से पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था। हाँ, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता था। ठीक है, अब हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जो थे ना, हड़प्पा सभ्यता था लेकिन उसमें बहुत सारे शहर को देखा गया है ना। तो प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान 6 स्थलों को है ना नगरों की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, लेकिन धौलावीरा के उत्खनन के बाद इसकी संख्या वर्तमान में 7 हो गई जो निम्न है। ठीक है, इस प्रकार जो है ना, पहला स्थल कह सकते हैं तो हड़प्पा स्थल है ना, जिसकी खुदाई 1921 में हुआ था। ठीक है, इसके उत्खनन करता मतलब खुदाई करने वाले कौन है? दयाराम साहनी है। और ये किस नदी के किनारे मिला है? तो ये रावी नदी के किनारे मिला है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता बोला जाएगा तो वो सिंधु नदी किनारे है। मतलब हड़प्पा सभ्यता तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर है ना वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे नहीं है कोई कोई तो वो जो नदी है ना वो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सिंधु नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो कहेंगे कि वो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा जो स्थल है ना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ये हड़प्पा स्थल है ना, ये जो है वो
रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और ये कहाँ है तो मांटगोमरी जो पंजाब में है वहाँ पे ये पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब जो है दो भागों में बटा हुआ है ना, एक पंजाब पाकिस्तानों वाले एरिया में भी है, भारत वाले एरिया में भी है ना। तो ये पाकिस्तान वाले एरिया जो पंजाब है वहाँ पे एक मांटगोमरी जिला है, वहीं पे ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जो ये मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसकी खुदाई करने वाले जो है वो राखल दास बनर्जी है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और ये है कहाँ तो ये सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। ठीक है, चुनहोदरो के बारे में अब जानेंगे, तीसरा नंबर पे हम लोग जानेंगे। तो इसकी खुदाई 1931 में हुआ था, और इसकी खुदाई करने वाले गोपाल मजूमदार है। ठीक है, ये भी सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, ये नवाबशाह जो जिला है वहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, लोथल के बारे में जानेंगे कि इसकी खुदाई कब हुई थी। तो इसके जो उत्खनन वर्ष या खुदाई का दिन जो है वो 1957 में जो ये खुदाई हुआ था लोथल का। और इसके खुदाई करने वाले कौन है तो ये SR राव है। ये कौन नदी किनारे है तो ये भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात जो है, गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, तो वहाँ पे अहमदाबाद में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, स्थिति देखा जाए तो ये अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी तो 1953 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई करने वाले कौन है तो ब्रजवासी लाल है। ठीक है ना, और ये किस नदी किनारे है तो घग्गर या सरस्वती नदी के ये किनारे हैं। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है तो गंगानगर में है जो राजस्थान में है। ठीक है, बनावली के बारे में जान लें कि बनावली जो है उसकी खुदाई कब हुई थी तो 1973 से 1974 के बीच में बनावली की खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई करने वाले कौन है तो रविंद्र सिंह विष्ट है। ठीक है, ये किस नदी किनारे पाया गया था देखा गया था तो ये रंगोई नदी किनारे देखा गया है ना। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है तो हिसार है। हिसार कहाँ है तो ये हरियाणा में है। ठीक है, धौलावीरा है तो धौलावीरा की खुदाई हाल ही में हुआ था 1990 से 1991 के बीच हुआ था। और इसकी खुदाई करने वाले कौन है तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। ठीक है, इसकी भी खुदाई करने वाले रविंद्र सिंह बिष्ट है। ठीक है, ये जो ये है ये कच्छ में है, ये गुजरात के कच्छ में है ये। ठीक है, तो इन जो सातों है इन सातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में है ना पूरे डिटेल से सातों को अलग अलग हड़प्पा स्थल के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो में जानेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला। उसका चुनहोदड़ो में जानेंगे, उसका लोथल में, कालीबंगम, इस प्रकार हम लोग सातों को पूरी डिटेल से जान लेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खास खास चीज़ मिला है। ठीक है, इस सातों के जानने के बाद हम लोग ये जान लेंगे और भी स्थल है, ऐसा नहीं कि सात, लेकिन मेन में सात को रखा गया है ना। इसके बाद जो और स्थल है तो उसमें हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा जो स्थल है उसके सबसे पश्चिम में कौन सा नगर देखा गया है। मतलब हड़प्पा जो ये सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में कौन सा शहर था, सबसे पूरब में कौन सा शहर था, सबसे उत्तर में कौन सा शहर था, सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे है ना। फिर मतलब ये शहरों के बारे में जानने के बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता का है ना सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था है ना। वो लोग का हड़प्पा सभ्यता को जो दाह संस्कार होता था वो किस प्रकार होता था, उन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था है ना। उसके बाद मतलब वहाँ का जो शिल्प जो था, तकनीक था, इन सब के बारे में जानने के बाद हम लोग कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे है ना। उसके बाद हम लोग इसके पतन का कारण जानेंगे, क्यों हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया मतलब लुप्त हो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ना होता है, और हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं है ना। तो डायरेक्टली हम लोग है ना अब हम लोग इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना भी हम लोग आज इस वीडियो में पढ़े हैं, मतलब आज इस वीडियो में हम लोग है ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा के शहरों के बारे में जानेंगे है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।